अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 के लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों के ग्रैंड क्विज़ कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आपके मिड टर्म की जगह पे हुए थे, एंड आई होप कि आपके जो है वो ग्रैंड क्विज़ जो है वो बहुत अच्छे हुए होंगे। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बताए थे उसमें से जो है वो पेपर आया होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपना जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 23 हमारे पास है इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस जो हैं उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो है हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें उसके लिए हमें चाहिए होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। तो अब यहाँ पे नीचे उन्होंने दिया गया इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस, उसमें क्या बताया, उन्होंने कहा है कि ये तीन चीज़ें जो हैं ये एक सेंटेंस को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। उसमें इन्होंने अगेन वही चीज़ें रिपीट की हैं, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। तो सबसे पहले यूनिटी क्या है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले बताती चलूँ कि ये जो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं हमें, ये तीनों MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये मिड टर्म में या फाइनल टर्म में जो है ये लाजमी तौर पर आ जाते हैं। तो आपने ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये लाजमी तौर पर देख लेने हैं और क्लियर कर लेना है कि इसमें किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है इन तीनों में, और यूनिटी क्या है, कोहेरेंस क्या है और एम्फेसिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिटी देख लेते हैं। यूनिटी क्या है कि बाय यूनिटी वी मीन दैट एवरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कंपोजिशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू वन मेन यूनिफाइंग थॉट। कि अब जो है हमें एक सेंटेंस दिया गया है या अगर कोई पैराग्राफ भी दिया गया है तो उस सब का जो है होल जो पैराग्राफ होगा, कंप्लीट पैराग्राफ होगा, उसका हमें एक मेन आइडिया या मेन थॉट एक मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पूरा पैराग्राफ दिया गया, उसका स्टार्ट जो है उसमें और चीज़ बात की गई है, दरमियान में जाके उसमें और बात की गई है, एंड पे जाके कोई और बात की गई है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि तीन जो पूरा पैराग्राफ है उसमें पूरे पैराग्राफ में एक ही चीज़ को डिस्कस किया जा रहा हो और एक ही चीज़, जो एक ही आइडिया या मेन थॉट जो है वो एक ही दी जा रही हो, मतलब एक ही चीज़ पे बात की जा रही हो। अब ये क्या है, ये यूनिटी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कोहेरेंस क्या होती है। कोहेरेंस में होता है कि वी मीन दैट वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड कंपोजिशन मस्ट फॉलो वन अनदर इन एन ऑर्डर विच मेक्स देयर रिलेशनशिप क्लियर। अब यहाँ पे बात होगी रिलेशनशिप की, कि अब यहाँ पे अगर सेंटेंस दिया गया है या पैराग्राफ दिया गया, कुछ भी दिया गया है, उसमें क्या है, कोहेरेंस क्या करता है, कोहेरेंस रिलेशनशिप बनाती है। मतलब आप में पैराग्राफ दिया गया, स्टार्ट में बात की जा रही है, वो उसको रिलेट करेगी आगे मिड से, और मिड में जो बात की जा रही है उसको रिलेट करेगी पैराग्राफ के जो एंड पे कहा गया उस बात से। तो जो रिलेट करती है या उसमें जो है रिलेशनशिप करवाती है, ये क्या होती है, कोहेरेंस होती है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है कि बाय एम्फेसिस की बात की जा रही है कि वी मीन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड कंपोजिशन मस्ट बी सो प्लेस दैट अटेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स देम रेदर देन टुवर्ड्स लेस इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब एम्फेसिस की बात की जा रही है कि इसमें क्या है कि अगर हम पैराग्राफ में कुछ रीड कर रहे हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, जिसमें मेन चीज़ डिस्कस की जा रही है, उसको ख़ास इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, बजाय इसके कि उस सेंटेंस में जो ऐसे ही एक सेंटेंस लिखा गया है, उस पैराग्राफ में ऐसे ही कोई सेंटेंस लिखा गया है या कोई बात की जा रही है तो उसको हम इम्पोर्टेंस दें। लेकिन उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो वाकई में इम्पोर्टेंट हो, या कोई ना कोई उससे कोई थाट मिल रही हो, कोई मेन पार्ट हो उस पैराग्राफ का, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये क्या है, ये एम्फेसिस होता है। अब यूनिटी क्या हो गया हमारे पास, जिसमें मेन थॉट मिलती है हमें होल पैराग्राफ को रीड करने के बाद। कोहेरेंस क्या होता है कि जिसमें सेंटेंसेस को जो है रिलेट किया जाता है, रिलेशनशिप करवाया जाता है, उनको जो है सीक्वेंस से, मतलब वो आप कह सकते हैं कि उनको मिलाया जाता है। कि अगर कोई टॉपिक्स दो तीन टॉपिक्स पे भी बात की जा रही है तो उनको रिलेट किया जाता है, कोहेरेंस में रिलेट किया जाता है। और एम्फेसिस में क्या होता है कि जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा अटेंशन दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब वहाँ पे नीचे उन्होंने अगेन जो है यूनिटी के डिस्कस किया गया, उसके बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने आपको बताया हुआ है, ये आपने रीड कर लेना है। यहाँ फर्स्ट में देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अ गुड सेंटेंस शुड हैव यूनिटी, दैट इज़ इट मस्ट एक्सप्रेस वन मेन आइडिया। तो ये मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सिर्फ एक जो है थाट या एक मेन आइडिया देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट जो है लाइन उसमें यही लिखा गया है कि ये एक मेन आइडिया देता है। उसके बाद नीचे उन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं, वो आपने देख लेनी है। और उसके बाद नीचे उन्होंने क्या कहा है कि यूनिटी इज़ वैल्यूएटेड इन 5 वेज़। अब ये 5 जो है वेज़ उन्होंने दे दिए हैं कि बाय कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज़, पुटिंग टू मैनी आइडियाज़, उसके बाद है फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया, सबऑर्डिनेशन एंड पैरालिज्म।
अब ये पांचों पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकते हैं, वो आपको एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से जो हैं ऑप्शंस जो हैं यूनिटी में वैल्यूएटेड है, कौन कौन से वेज़ हैं। तो वो आपसे वेज़ पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हैं, और नीचे ये चारों में से ऑप्शन दे सकते हैं, और कोई एक ऐसा ऑप्शन भी दे सकता है जो इसमें ना हो। तो आपने माइंड में रखना है कि कौन कौन से जो हैं वेज़ थे जो यूनिटी को वैल्यूएट करते थे। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने जो पाँचों पॉइंट्स माइंड में रख लेने हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसके बारे में उन्होंने थोड़ी सी एग्जांपल दे दी और बताया कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज़, मतलब जो यूनिटी है उसके ऑपोजिट क्या चीज़ जाती है कि अगर हम अनरिलेटेड आइडियाज़ को कंबाइन कर देते हैं तो ये क्या होगा, यूनिटी में खिलाफ वर्जी होगी, उसके अपोजिट होगा। मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है यूनिटी में आ रहा है अगर अनरिलेटेड आइडियाज़ को कंबाइन किया जाए तो। उसके बाद सेकंड है कि टू मनी आइडियाज़ आर डिटेल पुट इन अ सिंगल सेंटेंस। अगर जो है काफ़ी लंबी डिटेल या काफ़ी लंबी जो है एक्सप्लेनेशन जो है एक ही सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस में दे दी जाए तो वो भी जो है वो यूनिटी में नहीं आती। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास क्या है कि फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया और अ ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या है कि अगर आप जो है सेंटेंस कोई लिख रहे हो, यूनिटी में कोई सेंटेंस लिख रहे हो, उसमें क्या होता है कि आप जो है ध्यान नहीं देते कि मेन आइडिया की तरफ आपका फोकस है या नहीं, या फिर आप जो है ध्यान नहीं देते कि राइटर इसमें जो है वो क्या कहना चाह रहा है। आप उस फोकस से हट जाते हो जो उसमें यूनिटी वाली चीज़ आ रही है, यूनिटी वाला फोकस आ रहा है कि एक मेन आइडिया पे फोकस किया जा रहा है, आप उस चीज़ से हट जाते हो तो आपका क्या होगा कि आप यूनिटी से बाहर हो जाओगे, आप जो है यूनिटी के ऑपोजिट चले जाओगे। उसके बाद अगर आप ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक कर देते हो, जो है आप ग्रामर में कोई चीज़ फोकस नहीं करते हो उस पर, कंस्ट्रक्शन में कोई मिस्टेक कर देते हो तो भी आप जो है वो यूनिटी से अलग हो जाओगे, मतलब आप यूनिटी को इवैल्यूएट कर दोगे। अब यहाँ पे जो है उन्होंने नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और बताया हुआ है कि अगर ये एग्जांपल्स आती हैं तो क्या होगा कि ये जो है आपके उसमें नहीं आएगा, यूनिटी में नहीं आएगा। और साथ में नीचे उन्होंने कहा हुआ है कि दिस इज़ सच अ हैवी चेयर दैट इट इज़ नॉट इजी टू कैरी। तो यहाँ पे उन्होंने साथ दैट करके आगे नेक्स्ट जो है क्लास उसको कंबाइन कर दिया है। तो इसमें जो है उन्होंने कंप्लीट एक थाट दे दिया है, और नीचे जो है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि सम क्लासेस एक्सप्रेस कंप्लीट थाट, और कुछ जो हैं क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट थाट देते हैं बट कुछ जो हैं वो नहीं देते। जैसा कि ऊपर दिया गया था कि दिस इज़ सच अ हैवी चेयर, सिर्फ उन्होंने चेयर का बताया था कि पूरा नहीं बताया था कि कैसे वो हैवी चेयर है, क्या वो सारा नहीं बताया था। लेकिन नीचे जो है नीचे उन्होंने बताया था कि इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी, कि ये उठाने में इतनी ईजी नहीं है। अब साथ उन्होंने यहाँ पे बता दिया, पूरी थाट उसकी दे दी है। इसी तरह जो पूरी थाट देते हैं सेंटेंस की या मेन आइडिया देते हैं उनको क्या हम कहते हैं, वो यूनिटी में आ सकते हैं। इस तरह यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि दैट एक्सप्रेस कंप्लीट थाट्स आर इंडिपेंडेंट और मेन क्लासेस। अब जो क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट थाट देते हैं, मेन आइडिया देते हैं एक सेंटेंस का, उसको हम क्या कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं या मेन क्लासेस हैं। अब ये आपने याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिपेंडेंट क्लासेस कौन से होते हैं और मेन क्लासेस कौन से होते हैं। ये मेरी दफ़ा भी जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ी थी तो तब भी जो है ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आए थे कि इंडिपेंडेंट क्लास कौन से होते हैं, मेन क्लास कौन से होते हैं, और ये जो है एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। तो अब आपने ये याद रखना है कि जो कंप्लीट थाट देते हैं वो कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं या मेन क्लास होते हैं। और जो कंप्लीट थाट नहीं देते, एक सेंटेंस की कंप्लीट थाट नहीं देते, वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लास होते हैं या सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। ये दोनों नाम आपने इन दोनों के याद रखने हैं। अब यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 दी हुई है और उसमें क्या कहा है कि इन सेंटेंसेस को आप रीड करें, और जो है आपकी इससे क्या बेटर हो गया, आपकी कंप्लीट थाट जो है आप सेंटेंस की उसको जो है सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे जो है उसको आप पिक कर सकते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपने इन सेंटेंसेस को रीड कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कुछ कनेक्टिव भी यूज़ किए गए हैं, जैसे कि 4 नंबर पे बिकॉज यूज़ किया गया है, इसी तरह 5 नंबर पे वाइल यूज़ किया गया है। तो ऐसे वर्ड जो हैं ये कनेक्टिव्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने इनको रीड कर लेना, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 भी कुछ इस तरह ही दी गई है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया है कि इफ़ टू आइडियाज़ आर कोऑर्डिनेट दे मस्ट बी गिवन इक्वल रैंक इन द सेंटेंस, कि अगर दो आइडियाज़ जो हैं वो कोऑर्डिनेट हैं एक सेंटेंस में तो उनको इक्वल रैंक दिया जाना चाहिए। मतलब अगर दो आइडियाज़ डिस्कस किए जा रहे हैं एक ही सेंटेंस में या एक ही पैराग्राफ में आप कह लें, तो उनको जो है वो इक्वल रैंक दिया जाना चाहिए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पैरालिज्म। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि पैरेललिज्म क्या होती है, जिसमें इक्वल रैंक दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जो है फैकल्टी कंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल्स दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि शी टोल्ड मी टू लुक। अब टू लुक यहाँ पे क्या है, फैकल्टी कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकती है, मतलब ग्रामेटिकली जो है यूज़ की जा रही है। उसके बाद शुड टेल जो है इसको यूज़ किया जा रहा है, इज़ रीडिंग को यूज़ किया जा रहा है, टू राइट को यूज़ किया जा रहा है। तो इन वर्ड्स को क्या फैकल्टी कंस्ट्रक्शन में या ग्रामेटिकली जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे आपको बैड कंस्ट्रक्शंस और स्प्लाइट कंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो आपने इनको भी यहाँ पे देख लेना है। अब यहाँ पे जो स्प्लाइट कंस्ट्रक्शंस है, इसमें क्या होता है कि इसमें पॉजिटिविटी थोड़ी सी दिखाई जाती है, सेंटेंस में जो है वो पॉजिटिव जो है चीज़ को शो किया जाता है, और जो बैड कंस्ट्रक्शंस होता है इसमें थोड़ी नेगेटिविटी शो करवाई जाती है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है किसी बैड क्वालिटी को जो है शो आउट करवा दिया जाता है, या कुछ भी अगर अच्छा ना हो तो उसको जो है पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि ये जो है चीज़ ऐसी है, यहाँ पे ये फॉल्ट है, या कुछ ना कुछ ऐसा शो करवा दिया जाता है। जबकि स्प्लाइट कंस्ट्रक्शन में जो है उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है, और अगर शो करवाया भी जाए तो पॉजिटिव वे में करवाया जाता है। जबकि बैड कंस्ट्रक्शन में जो है वो डायरेक्टली जो है उस चीज़ को शो करवा दिया जाता है। उसके बाद ये एक्सरसाइजेज हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हैं भी। इसमें जो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको साथ साथ बता दी हैं। इसके जो स्टार्ट में 3 डेफिनेशंस दी गई थी, यूनिटी की, इक्विवेलेंस और एम्फेसिस की, या उसके बाद जो है वैल्यूएशंस जो थी उसकी जो है जो उसके अपोजिट चीज़ें जा रही थी, वो 5 जो थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उन पर थोड़ा वो जो है आपको डिटेल भी दे दिया है। तो आपने ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा तौर पे माइंड में रखनी है। उसके बाद बैड कंस्ट्रक्शंस, स्प्लाइट कंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको माइंड में रखना है, पैरालिज्म को माइंड में रखना है। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, और इनकी डेफिनेशन वगैरह जो हैं वो लाजमी तौर पर देख लेनी है, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके फाइनल टर्म के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनके लिए और एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो के अबाउट फीडबैक देना लाजमी तौर पर मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।